वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अब हम अपने चैप्टर नंबर 16 केमिकल इंडस्ट्रीज़ की तरफ चलते हैं। इसमें क्योंकि केमिकल इंडस्ट्रीज़ में हमने स्पेसिफ़िकली मेटल्स की बात करनी है, तो सबसे पहले मेटल्स के हमें कुछ जनरल करैक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए। तो अब हम उनके कुछ जनरल करैक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो अगर हमें पता लग जाए मेटल की, तो उसके बाद हमें उसके और बहुत सारे फ़िज़िकल और केमिकल एट्रीब्यूट्स की समझ आ जाती है। वो है इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। वो फोर्स जो मेटल एटम्स को बाइंड रखती है, उसका नाम है मेटालिक बॉन्डिंग। सो द टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन मेटल्स इज़ कॉल्ड अ मेटालिक बॉन्ड। और भी बहुत सारी टाइप्स ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि आयनिक बॉन्ड है, जैसे कि कोवलेंट बॉन्ड है, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड है, और इसके अलावा वैन वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो ऑलवेज़ परसिस्ट करती ही हैं फॉर अ मोमेंट और सो, एटलीस्ट फॉर अ मोमेंट और सो। तो यहाँ पे हम जिस फोर्स की बात मेटल्स के हवाले से करेंगे वो एक मेटालिक बॉन्ड है। मेटालिक बॉन्ड को समझने के लिए हम किसी भी मेटल को, मैग्नीशियम है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अगर हमने इसका मेटालिक बॉन्ड शो करना है कि किस तरह से बनता है दो मेटल एटम्स के दरमियान, तो पहली चीज़ हमें इसकी ये पता होनी चाहिए किसी भी मेटल की कि दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो ये इजीली अपना इलेक्ट्रॉन एक या एक से ज़ायद, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, और ये लूज़ करते हैं। तो ग्रुप 2 की एक मेटल मैंने लिखी है मैग्नीशियम। इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ग्रुप 1 के मेटल्स के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है, उनको अल्कली मेटल्स कहते हैं। ग्रुप 2 के मेटल्स के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। सारी की सारी मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन कैरेक्टर होती हैं, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब ये है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की सलाहियत रखती हैं। मैग्नीशियम या कोई भी ग्रुप 2 की मेटल 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस शेल के लूज़ कर देगी। अब पॉइंट ये है कि मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन की बात समझनी है, तो बस ये बात समझ लें कि मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं तो जो इनके ये पॉजिटिव आयंस हैं, इन्हीं के गिर्द ये जो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते जाएंगे तो इनके गिर्द जो इलेक्ट्रॉन की ऑक्यूपेंसी है वो बढ़ती चली जाएगी, चाहे अपने इलेक्ट्रॉन्स हों लॉस्ट या नेबरिंग मॉलिक्यूल के हों, नेबरिंग एटम के हों। तो इस तरह से ये जो इंटरेक्शन बनती है, इस इंटरेक्शन को हम कहते हैं कि ये मेटालिक बॉन्ड है। अब यहाँ पे हर मैग्नीशियम के एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करके आयन की फॉर्म इख्तियार कर ली, तो ये पॉजिटिव आयन और ये उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये पॉजिटिव आयन, ये 2 उसके इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सिर्फ इसी के 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहे, ये एक कॉमन पूल का हिस्सा बन जाएंगे। हर मेटल के, हर एटम के जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स वो लूज़ करेगी, वो एक कॉमन पूल का हिस्सा बनते चले जाएंगे। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन पॉजिटिव मेटल एटम यानी केटाइन एंड द इलेक्ट्रॉन्स इज़ कॉल्ड अ मेटालिक बॉन्ड। सो दिस इज़ अ वेरी प्रेशियस टाइप ऑफ बॉन्डिंग which imparts very unique characteristic to metals. So now this is a common sea of electrons, common sea, common pool of electrons surrounding a central positive metal atom. So this type of an interaction is called metallic bonding. So this is an interaction between cations of metal, cations or positive charges of metal, positive ions and the electrons.
resulting in the formation of a common pool. ये जो एक कॉमन पूल की डेवलपमेंट है वक्त के साथ साथ ये मेटालिक बॉन्ड है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसी भी वैलेंस शेल का अब बाज़ाब्ता तौर पर हिस्सा नहीं है, ये एक कॉमन पूल का या कॉमन सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं। तो ये इंटरेक्शन जितनी ज़्यादा ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्जेस बढ़ेंगे, ये इंटरेक्शन भी और मज़बूत होगी और रिज़ल्टिंगली जो मेटल है वो भी सॉलिडिफाई और स्ट्रॉन्ग होगी इन नेचर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन विच इज़ कॉल्ड अ मेटालिक बॉन्ड। मेन जो इसमें करैक्टरिस्टिक इन्वॉल्व है मेटल्स का वो इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या एबिलिटी टू लूज़ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स है, और सारी की सारी मेटल्स अगर वो मेटल्स हैं तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। जो हमारे ग्रुप पीरियोडिक टेबल की लेफ़्ट हैंड साइड है, जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, 3, 4, 5 अप टू 12 हैं, ये सारी मेटल्स हैं। ग्रुप 1 और 2 जो हैं, ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स लाइट मेटल्स कहलाते हैं, और जो ग्रुप 3 to 12 के की मेटल्स हैं वो हैवी मेटल्स कहलाती हैं, क्योंकि उनके वैलेंस शेल में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसलिए उनका स्ट्रक्चर उनका एटम हैवी है, हैवीली लोडेड है, हैवीली लोडेड विद इलेक्ट्रॉन्स एंड रिजल्टिंगली विद प्रोटॉन्स। तो ये फिर हैवी मेटल्स कहलाएंगी ग्रुप 3 से 12 की, जिनमें आयरन भी शामिल है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है ये सारी की सारी हैवी हैं। और ग्रुप 1 और 2 की मेटल्स ये लाइट मेटल्स कहलाती हैं, अल्कली मेटल्स भी कहते हैं और लाइट मेटल्स भी कहते हैं। ये कॉमन पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेटालिक बॉन्डिंग है, ये हर एटम का, हर जो मेटल है उसका करैक्टरिस्टिक है। तीसरी चीज़ मिलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी है। मेटल की शीट्स बन जाती हैं, मेटल की फोल्ड। मिलिएबिलिटी और डक्टिलिटी का मतलब है दे कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स। एंड दिस इज़ प्राइमरीली बिकॉज ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग, क्योंकि लेयर्स बन जाती हैं कैटाइंस की और एनाइंस की, ये लेयरिंग होती है, ये शीट्स में पैकिंग है। जो पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कैटाइंस है वो एक शीट में पैकिंग ऑफ, वो एक शीट बन जाती है पैकिंग की। जैसे मैंने भी आपको मैग्नीशियम के कॉन्टेक्स्ट में, सोडियम के कॉन्टेक्स्ट में वैलेंस शेल का एक इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज़ करती है। Sodium has the ability to lose one electron from its valence shell. It is a member of group 1 and it is a metal. अब यहाँ पे इस तरह से जो इनकी पैकिंग है उसकी नोयत इस तरह से होगी। ये जो शीट की फॉर्मेशन है तो ये एक बड़ी स्ट्रीम लाइन किस्म की ओरिएंटेशन है। ये जो स्ट्रीम लाइन ओरिएंटेशन है इसकी वजह से ही जो मेटल्स हैं स्ट्रॉन्ग हार्ड होने के बावजूद भी थोड़ी सी हीटिंग पे इनको डिफरेंट शेप्स में लाया जा सकता है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन, और ये कॉमन सी के हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स, नॉट शेयर्ड बाय एनी एंड शेयर्ड बाय ऑल। सो दिस इज़ द chemistry and science and logic behind this. So this streamlined packing because of metallic bonding allows metals to be molded into different shapes, which has very important हमारी जो इंडस्ट्री है सारी की सारी मेटालिक इंडस्ट्री,
तो ये सारी की सारी हम इसको मुख्तलिफ़ शेप्स में मेटल्स को ले आते हैं, मुख्तलिफ़ उनके पीसीस, स्लाइसिस, उनकी शेप्स, ओरिएंटेशंस, मुख्तलिफ़ किस्म का सरिया लोहा हम इस्तेमाल करते हैं। फिर उससे बढ़कर भी अलॉयज़ हैं, वो भी एक मेटल की दूसरी मेटल पे तय है। बहरहाल ये सारी चीज़ों को अगर आप मिला के देखें तो मिलिएबिलिटी और डक्टिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। थर्मल कंडक्टिविटी की अगर बात करें तो मेटल्स बहुत अच्छी वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं। अब उसकी वजह भी ये है वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, और साथ ही इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लेते हैं क्योंकि मिलते जुलते फिनोमिनम्स हैं, गो के सेम नहीं हैं। ये दोनों जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन की वजह है वो ये है कि ये जो स्ट्रीमलाइंड पैकिंग एंड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड कैटाइंस है, इसकी वजह से यहाँ बीच में स्पेसेस अवेलेबल हैं, करंट भी पास कर सकता है और हीट भी तेज़ी से फ़्लो कर सकती है। तो ये ख़ास किस्म की पैकिंग की वजह से जो है वो हीट और करंट की कंडक्टिविटी मेटल्स की बहुत ही ज़्यादा है। तो ये इनकी इस मेटालिक बॉन्डिंग का जो कैरेक्टरिस्टिक है, अगेन दिस कम्स इनटू प्ले। पांचवी प्रॉपर्टी जो हमें पता होनी चाहिए और इस चैप्टर यानी केमिकल इंडस्ट्री से ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, वो ये है कि मेटल्स एग्जिस्ट्स इन फ्री एंड कंबाइंड स्टेट्स। बहुत सारी मेटल्स जो हैं वो हाईली रिएक्टिव हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करके किसी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेती हैं। इसकी मिसाल अगर देखनी हो तो मैंने सोडियम की बात बताई थी। अब ये सोडियम है, विद द लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा, और क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है, लव ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये गेन कर लेगा और ये क्लोराइड आयन बन जाएगा। तो रिजल्टेंटली आपके पास एक सॉल्ट आ जाएगी, सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह से ये अब कंबाइंड स्टेट है सोडियम की इन द फॉर्म ऑफ अ क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड इज़ एन एग्जांपल ऑफ कंबाइंड स्टेट। और बहुत सारी कुछ मेटल्स ऐसी हैं, बहुत सारी नहीं, कुछ मेटल्स जिनमें से ख़ास तौर पर गोल्ड और सिल्वर का नाम लेते हैं, ये जो हैं ये फ्री स्टेट में मिलेंगी आपको, ये कंबाइंड स्टेट में नहीं मिलती। इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन फॉर्म करवाना नामुमकिनात में से है। जब तक इनके आप वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ नहीं पाते उस टाइम तक आप इनको रिएक्टिव नहीं कर सकते। इसीलिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गोल्ड अगर प्योर है तो कभी भी उसको किसी किस्म की रस्टिंग नहीं होगी, किसी किस्म की उसकी जो है वक्त के साथ साथ उसकी जो है वो डिफॉर्मेशन नहीं होगी। इसी तरह से प्योर सिल्वर की भी, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव एंटिटीज़ हैं, आइसोलेशन में एग्जिस्ट करती हैं इन द सेंस कि ये अपना वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स लूज़ नहीं करती। ये इनकी फ्री स्टेट है। कंबाइंड स्टेट में आपको ना गोल्ड मिलेगी और ना ही सिल्वर मिलेगी। तो ये ख़ास तौर पर याद रखने वाली बात है कि बहुत सारी मेटल्स कंबाइंड स्टेट में मिलती हैं और बाज़ बहुत चीदा लेकिन बहुत अहम मेटल्स जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर है, ये आपको फ्री स्टेट में मिलेंगी, कंबाइंड स्टेट में नहीं मिलेंगी। तो ये भी इनका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। इसी को हमने आगे लेके चलना है कि कंबाइंड स्टेट से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, इसी को हमने आगे इस चैप्टर में देखना है। तो इसलिए ये वाला कैरेक्टरिस्टिक मेटल्स का बड़ा अहम है विद रेफरेंस टू दिस चैप्टर। अब हम नेक्स्ट फेज़ पे चलते हैं। अब हम स्पेसिफ़िकली इस चैप्टर पे आ जाते हैं। इसमें मेटलर्जी को
पहले स्टेप में देखा गया है मेटलर्जी क्या है और मेटलर्जी कैसे की जाती है, मेटलर्जिकल ऑपरेशंस कैसे कंडक्ट किए जाते हैं। तो पहले मेटलर्जी की डेफिनेशन देख लेते हैं। ये एक ब्रांच ऑफ साइंस या केमिस्ट्री है विच डील्स विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the extraction of metals from their ores। तो ये वो ब्रांच है जो मेटल की एक्सट्रैक्शन से डील करती है, इम्प्योर से प्योर मेटल की एक्सट्रैक्शन। ओर्स जो है इनमें और बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, अभी इसकी डेफिनेशन आगे देखते हैं। लेकिन मेटलर्जिकल जो ऑपरेशंस हमने डील करने हैं या होते हैं प्राइमरी फंक्शंस एक्सट्रैक्शन के और प्योरीफिकेशन के, उसमें सबसे पहला क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग है। अभी सिर्फ नाम देखते हैं, इसकी तफसील आगे आएगी। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग है, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर है, इसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल, और उसके बाद इसकी प्योरीफिकेशन है। तो ये 4 स्टेप्स हैं मेटल की एक्सट्रैक्शन, मेटलर्जिकल 4 ऑपरेशंस हैं जो हमारे जहन में अभी के लिए होने चाहिए। ओर की बात करें तो ओर इज़ अ मिनरल फ्रॉम विच मेटल इज़ एक्सट्रैक्टेड। तो वो मैटर या सब्सटेंस या नेचुरली एग्जिस्टिंग मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, ये कह सकते हैं मिनरल को। लेकिन मिनरल की डेफिनेशन जो है कई बनाई जा सकती हैं। एक डेफिनेशन है नेचुरल एग्जिस्टेंस ऑफ मेटल्स। तो जो कंबाइंड स्टेट में मेटल्स पाई जाती हैं वो आपको प्योर फॉर्म में नहीं मिलती, उनको प्योर करना पड़ता है। तो मिनरल वो वाला जिसमें से मेटल को हासिल किया जा सके, क्योंकि मिनरल में जो है वो मेटालिक पार्ट भी होगा और नॉन मेटालिक पार्ट भी होगा। अब ये सोडियम क्लोराइड की मिसाल लिखी थी, इसमें सोडियम मेटालिक पार्ट है, क्लोरीन नॉन मेटालिक। कॉपर सल्फेट में कॉपर मेटालिक पार्ट है, सल्फेट। ये मिनरल्स हैं। तो ये मिनरल्स जिनमें पॉजिटिव पार्ट भी प्रेजेंट है यानी मेटालिक पार्ट भी, नेगेटिव पार्ट भी प्रेजेंट है यानी नॉन मेटालिक पार्ट भी, और नेचुरली एग्जिस्टिंग सब्सटेंसेस हैं। तो नेचुरली एग्जिस्टिंग हैं तो फिर मिनरल्स हैं, और एक फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन रखते हैं तो फिर सब्सटेंस भी हैं। ओर इज़ अ मिनरल फ्रॉम विच मेटल इज़ एक्सट्रैक्टेड। अब मैंने कुछ के नाम लिख दिए हैं। एलुमिनियम का एक और आपके जहन में होना चाहिए, बॉक्साइट। ये एलुमिनियम ऑक्साइड है और साथ कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी हाइड्रेट है। आयरन है, इसका हेमीटाइट है Fe2O3। कॉपर का कॉपर पायराइड CuFeS2। अब यहाँ से कॉपर हासिल कर लिया जाएगा। जिंक जो है उसमें जिंक ब्लेंड यानी जिंक सल्फाइड है। पोटाशियम का पोटाशियम नाइट्रेट है। तो ये इनके बेसिकली मिनरल्स हैं। हर मेटल के ही सिवाय इसके कि वो प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करती हो, जैसे सिल्वर एंड गोल्ड है, मिनरल्स में मिलेगी आपको। और फिर जो है आप अगर उससे एक्सट्रैक्ट कर पाएँ उस मिनरल से उस स्पेसिफिक मेटल को, तो फिर वो मिनरल क्या हो जाता है, ओर कहलाता है। ओर के लिए स्पेसिफिकली याद रखिएगा कि वो मिनरल है जिसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। हर मिनरल से मेटल को एक्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं भी होती। तो ये याद रखिएगा कि मेटल्स या आपको हैलाइड्स की फॉर्म में मिलती हैं मिनरल्स में, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है जिसमें हैलोजन का पार्ट लगा हुआ है, पोटाशियम क्लोराइड हो गया, सोडियम ब्रोमाइड हो गया, मैग्नीशियम आयोडाइड हो गया, MgI2। ये हैलाइड्स हैं, ये हैलाइड्स हैं।
इसी तरह आपको सल्फ़ेट्स की फॉर्म में मिलेंगी। ये मैंने कॉपर सल्फ़ेट लिखा है, सोडियम सल्फ़ेट है। इसी तरह से आप किसी भी मेटल को जो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती हो सल्फ़ेट्स में उसको भी लिख सकते हैं। जैसे कि आयरन सल्फ़ेट है, FeSO4 यानी फेरस सल्फ़ेट। तो अगर सल्फ़ेट की फॉर्म में है और आप इसको एक्सट्रैक्ट भी कर लेते हैं इससे प्योर फॉर्म में, तो फिर ये और भी है, ये मिनरल तो है ही है। और तब कहलाएगा जब फेरस सल्फ़ेट, और तब कहलाएगा जब यहाँ से आयरन एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। सोडियम सल्फ़ेट मिनरल तो है ही है, और तब कहलाएगा जब इससे प्योर सोडियम किसी न किसी तरीक़ पर जो आगे देखे जाएंगे से एक्सट्रैक्ट की जा सके। इसी तरह से कार्बोनेट्स की फॉर्म में भी आपको मिलती हैं। कार्बोनेट्स में लाइमस्टोन बड़ा इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कंपाउंड है, इसलिए इसका नाम लिखता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ से कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट कर लें अगर आप, तो फिर ये कैल्शियम कार्बोनेट मिनरल होने के साथ साथ और भी कहलाएगा। तो ये मेटल्स जो हैं ये अपने और या मिनरल्स की फॉर्म में हैलाइड्स, सल्फ़ेट्स, कार्बोनेट्स, सल्फ़ाइड्स, जैसे कि मैंने आयरन सल्फ़ाइड का नाम लिखा था FeS का, इनकी फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती हैं। मिनरल की डेफिनेशन लास्ट में लिखी है, द नेचुरल एग्जिस्टेंस ऑफ मेटल, जिस पे बात कर चुके हैं कि मिनरल इज़ दैट सब्सटेंस जिसमें पॉजिटिव पार्ट भी होगा और नेगेटिव पार्ट भी होगा, मिलके एक कंबाइंड स्टेट में आपको इसमें मेटालिक और नॉन मेटालिक पार्ट्स होंगे। और मेटल अगर इससे एक्सट्रैक्ट की जा सके तो मिनरल फिर और भी कहलाता है, और अगर ना की जा सके तो वो मिनरल तो है ही है। तो जब भी नेचुरल सोर्सेज से आप मेटल की एक्सट्रैक्शन की बात करेंगे, नेचुरल सोर्सेज से मेटल की एक्सट्रैक्शन की बात करेंगे, तो फिर हम मिनरल्स की बात करेंगे। ये मैंने 3 मिनरल्स लिखे हैं, कॉपर सल्फ़ेट, कैल्शियम सल्फ़ेट, पोटाशियम नाइट्रेट। लास्ट में जस्ट टू मेक एन एडिशनल पॉइंट, नाइट्रेट्स की फॉर्म में भी होती हैं, जैसे सल्फ़ेट्स हैं, जैसे कार्बोनेट्स हैं, ऐसे ही नाइट्रेट्स की फॉर्म में भी आपको सॉल्ट्स मिनरल्स जो हैं वो मिलती हैं, जिस तरह ये पोटाशियम नाइट्रेट है।